पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने फैसले से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी कल्पना करना भी विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है। राहुल गांधी, जिन्हें विपक्ष के समर्थक प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा। हर बार राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं वो फ्लॉप हो जाता है। चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है के अलावा वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन ये मुद्दा जब राहुल गांधी उठा रहे थे तब उनके समर्थक काफी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो बीजेपी की हार तय है। लेकिन राज दर राज हो रहे चुनाव में बीजेपी की लगातार जीत हो रही है तो वहीं कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं अब पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है उसके बाद बीजेपी को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दर्शकों, महिला आरक्षण बिल पर सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से सपोर्ट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने दोनों सदनों में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स से संपर्क किया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस बिल पर समर्थन मांगा है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में अगले हफ्ते महिला आरक्षण बिलों को सर्वसम्मति से पास कराने के लिए उनका समर्थन मांगा। इस बिलों का मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव और विधानसभाओं में 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। हालांकि पीएम मोदी के लेटर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण बिल को पास करवाने की जल्दबाजी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से कहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को बल देता है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में खड़गे ने इस मांग को दोहराया कि परिसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इस परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों से जोड़ा जा रहा है। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन आप दर्शक इस बिल पर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, देश की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर सख्त संदेश दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी सांसद की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार इस सत्र में कुछ बड़े और निर्णायक विधेयकों को पारित करने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से जारी निर्देश में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त लहर दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी जिले में जनसभा की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने मन बना लिया है, इस बार टीएमसी का जाना तय है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी नॉर्थ बंगाल विरोधी है, जनजाति विरोधी है, चाय बागान विरोधी और महिला और युवा विरोधी पार्टी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे पक्का विश्वास है कि आज का ये दृश्य भी टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी महाजंगल राज की दीवार गिराने वाली है, यह आपने तय कर लिया है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी सरकार ने 15 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया है, काम करने की बजाय कारनामे किए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है और इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी, नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। यही टीएमसी का असली चेहरा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन की शुरुआत की। इस मैराथन का आयोजन कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की ओर से किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनकी सोच के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आज हम बी.आर. अंबेडकर को याद कर रहे हैं। उनका संदेश संविधान का संदेश था और यही संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े कुछ लोग अंबेडकर की सोच और भारतीय संविधान को कमजोर करना चाहते हैं।
दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कम्युनिटी नोट्स को बंद करने की मांग की है। ये मांग निशिकांत दुबे ने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सामने सर्वसहमति से ये राय जाहिर की है। एक्स टैक्स नहीं देता, इस पर इतना हंगामा क्यों? अपनी पोस्ट में निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है कि कम्युनिटी नोट्स को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दुबे जी ने यह भी दावा किया है कि एक्स कॉर्प भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देता। वहीं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए निशिकांत दुबे ने सुझाव दिया है कि ऑस्ट्रेलियाई कानून की तरह एक्स को भी भारत में एक पब्लिशर का लाइसेंस लेना चाहिए और हर साल 25,000 करोड़ का टैक्स देना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो कम्युनिटी नोट्स को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि कम्युनिटी नोट्स को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है भाई। एक्स कॉर्प इंडिया लगातार नोट्स छापता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देता। ये कैसा इंसाफ है? ऑस्ट्रेलिया के कानून की तरह उन्हें भारत में भी पब्लिशर लाइसेंस लेना चाहिए और हर साल भारत को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स देना चाहिए, वरना कम्युनिटी नोट्स को बंद कर देना चाहिए। एक्स हर साल, बता दें, ऑस्ट्रेलिया सरकार को 7,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए ये लिखा है कि 1987 ठीक इसी दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के भीतर के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जर्मन HGW पनडुब्बी सौदे, बोफर्स और राइफल खरीद में गांधी परिवार की संलिप्तता सामने आ रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिकी एजेंसी फायरफैक्स से उन विदेशी खातों की जांच का आदेश दिया जिनमें रिश्वत की रकम जमा की गई थी। राजीव गांधी को लगा कि उनकी नैया डूब रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कैबिनेट से हटा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1989 में विपक्षी दलों की सरकार बनी। इसके अलावा एक दूसरे एक्स पोस्ट में कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 26 ठीक इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NCAER संस्था की स्थापना की। फोर्ड फाउंडेशन और CIA के साथ मिलकर काम करते हुए चीन के विरुद्ध भारत में अमेरिका के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार के मंत्री इसके ट्रस्टी थे, लेकिन पैसा अमेरिकी था। इस पर सरकार का कोई स्वामित्व नहीं था। ये एक पॉकेट संस्था थी। 1958 में दिल्ली के ठीक मध्य में राइफल फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और CIA के सहयोग से एक क्लब बनाया गया, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। पूरी भारत सरकार दलाली, जासूसी और भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1962 में चीन के हाथों भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। दर्शकों, राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी को हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम कर रहे नेता इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी पर जिस तरह के वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उससे ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे तो वो देश को कैसे संभाल पाएंगे। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस के भीतर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है, जहां तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एम हजीना सैयद ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से उन्हें एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन हजीना सैयद का ये कहना है कि वो पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुकी थी। बता दें कि कांग्रेस ने तमिलनाडु महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हजीना सैयद को पार्टी से नेता अलका लांबा और महासचिव KC वेणुगोपाल के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगाने पर बाहर कर दिया है। कांग्रेस के एक्शन पर हजीना सैयद ने यह कहा है कि वो पहले इस्तीफा दे चुकी थी। हजीना सैयद प्रदेश महिला अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अलका लांबा और KC वेणुगोपाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बम फोड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक मेल के स्क्रीनशॉट में उन्होंने लिखा है कि अलका लांबा अपने बॉयफ्रेंड KC वेणुगोपाल को ईगो दिखाए। वहीं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर हजीना सैयद को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकालने की घोषणा की। पत्र में ये कहा गया कि ये निर्णय संगठन की अनुशासन और अखंडता बनाए रखने के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सैयद ने ये इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने उसी दिन दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में निष्कासन का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे अलका लांबा को टैग करते हुए इस कदम को गलत बताया। अपने पोस्ट और ईमेल में हजीना सैयद ने अलका लांबा पर कई गंभीर आरोप लगाए। हजीना
सैयद ने आरोप लगाया कि लांबा महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को सदस्यता के नाम पर परेशान करती है और पैसे का दुरुपयोग करती है। सैयद ने यहां तक ये भी कहा कि संगठन के फंड्स का सही ऑडिट नहीं होता और इसका इस्तेमाल निजी विलासिता के लिए किया जा रहा है। हजीना सैयद ने अपने ईमेल में ये भी लिखा है कि अगर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो अलका लांबा और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। सैयद का ये दावा है कि उनके पास गैर कानूनी लेन देन और सदस्यता घोटाले के सबूत मौजूद है। उन्होंने अलका लांबा के पिछले राजनीतिक संबंधों पर भी गंभीर सवाल उठाए। हजीना सैयद ने अपने इस्तीफे पत्र में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी गरिमा तथा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। हजीना सैयद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि उनकी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सैयद ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने निजी हितों के चलते उनका विधानसभा टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भ्रष्ट व्यवस्था को समर्थन मिल रहा है जिससे सच्चे कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले असम में भी चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद प्रघुत बारदोलोई ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता भी ये आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें टिकट देने का वादा कर पैसे लिए थे लेकिन टिकट नहीं दिया। इस मामले में हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष महासचिव सुचित्रा ने कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुचित्रा ने टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस तक को शिकायत की थी। वहीं शिकायत के बाद सुचित्रा और उनके पति गौरव दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए और अब दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में आप दर्शक ये समझ सकते हैं कि इस तरह कांग्रेस कैसे चुनाव जीत सकती है। ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधने से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने पर काम जरूर करना चाहिए। पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बाकायदा उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजन्स पे होता है, कॉर्पोरेट्स पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन के बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों उनके घर में कैश पाया गया था। दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में अपने भाषण का जिक्र किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में भाषण का अपना एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद न्यायपालिका में जवाबदेही पर मेरे 0 आवर हस्तक्षेप को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। दर्शकों, कपिल सिब्बल और विपक्ष के कुछ लोग जस्टिस वर्मा के समर्थन में थे। सरकार द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग का कपिल सिब्बल विरोध कर रहे थे। महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया है सर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी जहां पे जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं समझ सकती हूँ जुडिशरी को इससे तकलीफ हुई होगी क्योंकि उनको सिंगल आउट किया था, तो उस पर डिसीजन हुआ कि उसका ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए। वहां तक हमें लगता है कि हाँ ठीक हुआ, अगर जुडिशरी को लगा वो सिंगल आउट हो रहे हैं वो निर्णय सही था, पर वहीं पर बात खत्म नहीं हुई सर। ये उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये भी कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर क्रिटिसाइज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन पे कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये तक कहा कि एनसीईआरटी को अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी भी दी गई। पर 11 मार्च को फिर से जो हमारे ऑनरेबल एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आवर जुडिशियल प्रोसेस एंड आवर जुडिशरी, सीजीआई लेड बेंच ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल जहां पे इन एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और 2 एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप सर। दूसरी चीज यहाँ पर, और खास करके उस समय पर जहां करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमिक करप्शन की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बाकायदा उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजन्स पे होता है, कॉर्पोरेट्स पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन के बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों उनके घर में कैश पाया गया था, अभी भी उस पर चर्चा हमारे कोर्ट यहाँ पे चल रही है, पार्लियामेंट में चल रही है और उनका बकायदा ट्रांसफर हुआ है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तो सर मैं मानती हूं कि हमारे तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस,
should be equal in law, should be accountable, should be open to scrutiny. Any dysfunctionality in that, yeah, any kind of supremacy in that will lead to a problematic situation for the nation to handle. So, sir, through you, I request the law minister to ensure that there is no such judicial dictatorship or judicial overreach that can create problems in times to come, sir. Thank you so much, sir. दर्शकों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। ये कदम उन्होंने तब उठाया जब वे एक बड़े कैश विवाद कांड में फंसे हुए हैं। वहीं घर पर कैश मिलने के मामले में फंसे जस्टिस वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई थी। प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही जस्टिस वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में चलाए जा रहे महाभियोग का जमकर विरोध किया था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि विपक्ष को जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने से सरकार के किसी भी कदम का तब तक समर्थन नहीं करना चाहिए जब तक कि जस्टिस शेखर यादव की सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत कोई जांच शुरू नहीं हो जाती। संसद में जस्टिस वर्मा का बचाव करने और उनकी तारीफ करने के अलावा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी उनका पक्ष रखा था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि किसी मौजूदा हाई कोर्ट जज के आउट हाउस में कैश मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई दुराचार या साबित अक्षमता दिखाई है। लेकिन जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति की वैधता को चुनौती दी थी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें